हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों उड़ान पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले। और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का जो है 150 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भूटान देश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है। तो यहाँ पर जो है भूटान देश के साथ भारत का कौन सा जो ऐसा राज्य है जिसका सीमा सबसे ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, ये मैप अगर आप देखेंगे तो ये आपका इस तरह से यहाँ पर ये आपका हो गया, ये भारत का मैप जो आपका सिर्फ ईस्ट पार्ट वाला है ये। तो देखिए यहाँ पर ये कौन सा राज्य है भारत का, तो ये आपका सिक्किम हो गया दोस्तों। ये यहाँ बीच में भूटान है। इसके बाद यहाँ से ये आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। ये वाला जो एरिया आपका दोस्तों ये असम का एरिया है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। तो यहाँ पर ये आप सबसे पहले आप देखिए कि ये भूटान किसको किसको टच कर रहा है। तो ये किसके साथ बाउंड्री बना रहा था, तो सिक्किम के साथ, उसके बाद वेस्ट बंगाल के साथ, उसके बाद असम के साथ, और आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो यहाँ पर जो ये भूटान है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है अपना ये असम के साथ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ जो है भूटान सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है, असम के साथ। उसके बाद सेकेंड में किसके साथ करता है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो ये दोनों आपको याद रखिए, सबसे ज़्यादा असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। उसके अलावा कुछ करंट का भी न्यूज़ याद रख लीजिए दोस्तों, जैसे आप ये नोट डाउन करके लिख लिए कि भीम यूपीआई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, और जो आपका काफ़ी एग्जाम में पूछा गया भी एग्जाम। ठीक है, तो ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। भीम यूपीआई अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया, तो भीम यूपीआई अपनाने वाला भी जो पहला देश है दोस्तों ये कौन बना है, भूटान बन गया है। उसके अलावा अभी 2024 में हमारे जो पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हें भूटान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिए, इनको जो है कौन सा सम्मान, ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो, ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो, ये आपका भूटान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। और इस सम्मान से अभी किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए, ये करंट अफेयर का न्यूज़ है। उसके अलावा अगर पूछे कि गलवान घाटी का विवाद किन देशों के बीच है, तो गलवान घाटी दोस्तों आपका भारत, चीन और भूटान के बीच है। तो ये कुछ करंट अफेयर के न्यूज़ थे भूटान से रिलेटेड, इसे भी आप नोट डाउन करके रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023। ठीक है, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कौन सा है, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में जो भारत का रैंक है दोस्तों ये 8वां है। ठीक है, जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 2024 में भी जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो भारत का रैंक 8वां ही है। ठीक है, तो 2023 और 24 दोनों को याद रखिए, क्योंकि आपका हो सके कि अगर ये 2024 का ही करंट न्यूज पूछे। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण सूचकांक जैसे आप याद रख लीजिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये आपका क्या था, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। यहाँ पर है क्या बात कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का रैंक है 176 है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट याद रख लिए, आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को जो रैंक है वो 159 है। ठीक है, उसके बाद आपका बात किया जाए जो आपका ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो रैंक है ये 4था है। ठीक है, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर पूछा जाए हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशहाली सूचकांक, खुशहाली में भारत का रैंक कितना है दोस्तों, तो खुशहाली में जो भारत का रैंक है ये 126 है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 126 है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है जिसे आप नोट डाउन करके रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाले पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया। तो क्षेत्रीय भाषा में अपना जो है जजमेंट देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन है दोस्तों, तो ये केरल है। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो है ये कब शुरू किया गया था? तो पीएम गरीब कल्याण योजना जो है दोस्तों ये आपका 1 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। तो आप लोगों का जो करंट अफेयर है दोस्तों ये 2023 से लेकर अभी जून 2024 तक का आप जो है करंट अफेयर लगभग डेढ़ साल का आप लोग करंट अफेयर को रिवाइज करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में अधिकांश लिपियों का जननी किस लिपि को माना जाता है? तो भारत में जो अधिकांश लिपि जो जननी उसका जो है जननी किसको माना जाता है दोस्तों? तो ये ब्राह्मी लिपि को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बेमेल को चुनना है, कौन सा यहाँ पर बेमेल है? तो इनविजिबल मैन H.C. वेल्स, ये तो इनका पुस्तक सही है। इनविजिबल मैन्स के लेखक कौन है? तो H.G. वेल्स। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, ये भी सही है। उसके बाद अनटू द लास्ट जॉन रस्किन, ये भी सही है। इग्नाइटेड माइंड्स मुल्क राज आनंद, नहीं ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इग्नाइटेड माइंड्स के जो हमारे राष्ट्रपति थे APJ अबुल कलाम आज़ाद का ये बुक है। इग्नाइटेड माइंड्स कौन सा है? तो APJ अबुल कलाम आज़ाद का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सुमिलित को चुने, मतलब यहाँ पर कौन सही सुमिलित है? अंगोला की राजधानी लुआंडा, सेशेल्स की राजधानी पोर्ट लुइस, मंगोलिया की राजधानी मकाओ या बहरीन की राजधानी पनामा। तो यहाँ पर कौन सा राजधानी जो सुमिलित है दोस्तों? तो ये अंगोला वाला सही मिला हुआ। अंगोला का राजधानी लुआंडा, बाकी सेशेल्स की राजधानी क्या होता है? तो विक्टोरिया होता है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। उसके मंगोलिया की राजधानी दोस्तों उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। अब बहरीन की जो राजधानी ये मनामा है, ना कि पनामा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिए। बहरीन की जो राजधानी है मनामा है, मनामा, पनामा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्की की मुद्रा क्या है? तो टर्की की मुद्रा को हम लोग लीरा कहते हैं। यहाँ जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की दोस्तों स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओलंपिक का आपका जो है हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? ओलंपिक संघ का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ओलंपिक संघ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। उसके बाद आपसे ओलंपिक से रिलेटेड आर क्या पूछ सकता है कि आपका जो 2021 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा खेल से। तो 2021 के टोक्यो ओलंपिक में जो है भारत का टोटल रैंक क्या था? तो 2021 के टोक्यो ओलंपिक में जो भारत का रैंक था 48 था। इसमें भारत ने टोटल कितने जो है मेडल जीते थे? तो इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे। इसको आप याद रखिए 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4 मतलब 1 गोल्ड हो गया, 2 सिल्वर हो गया और 4 ब्रोंज हो गया, ठीक है। ये आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 जापान। उसके बाद अगर पूछा जाए 2024 का टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है? 2024 का टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है? तो 2024 का जो टोक्यो ओलंपिक है दोस्तों ये फ्रांस पेरिस में, ठीक है। 2024 का टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ पर होने वाला है? तो फ्रांस के पेरिस में होने वाला है। तो ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ है, तो आप इसे याद करके रखें या कहीं पर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, ठीक है, CAG कौन है वर्तमान में? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके अगर बात किया जाए दोस्तों कि अगर महालेखा महानियंत्रक CGA अगर ये पूछा जाए CGA महालेखा महानियंत्रक, ये क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और ये CGA क्या है? तो महालेखा महानियंत्रक। तो ये कौन बने हैं दोस्तों? तो ये जो हैं श्री SS दुबे हैं, ठीक है। तो ये दुबे जी हमारे हैं CGA। और कै कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय कब किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो तो सिंध पर जो विजय किया जाता था ये 712 ईस्वी में, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहीं से जो है भारत में जो है मुस्लिम शासन स्टार्ट होना, ये भारत पर जो है मुस्लिम का पहला आक्रमण था। अगर पूछा जाए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इलाहाबाद की संधि दोस्तों ये होता है आपका बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज और सालमदीद के बीच। तो यहाँ पर ये 1765 ईस्वी में होता है। उसके बाद मंगलौर की संधि ये कब होता है दोस्तों? तो मंगलौर की संधि जो होता है ये आपका 1784 ईस्वी में, ठीक है। सलवाई की संधि ये 1782 में और मद्रास की संधि ये 1769 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होली के त्यौहार को सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली के त्यौहार में होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान दोस्तों ये MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये और क्या काम करता है दोस्तों? तो ये जो अपना राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद को स्थानांतरित करता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ कि दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी अपनी राजधानी बनाने वाला जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो याद रखिए ये कब किया था? तो 1327 ईस्वी में। ठीक है, तो ये डेट भी याद रख सकते हैं, तो याद रखिए। लेकिन दिल्ली से देवगिरी जो राजधानी ये कौन चेंज किया था? मोहम्मद बिन तुगलक था। और दोस्तों इसके बारे में याद रखिए कि जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विद्वान और पढ़ा लिखा शासक था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उचित मिलान करना, यहाँ पर फिर से मिलान करना। स्वराज पार्टी का गठन कब होता है दोस्तों? तो स्वराज पार्टी का जो गठन होता है ये वर्ष 1923 ईस्वी में। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र ये कब होता है? वर्ष 1929 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में। और पूना पैक्ट या पूना समझौता वर्ष 1932 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अक्षांश जो सिक्किम से गुजरता है वह और किस राज्य से गुजरेगा? तो जो अक्षांश दोस्तों सिक्किम से गुजर रहा है वो आपका पंजाब से भी गुजरेगा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूर्व होने पर इनमें से किस रामसर स्थल को जोड़ा गया? तो ये आपका स्वतंत्रता का जो है आपका 75 वर्ष पूर्व होने पर कौन कौन सा रामसर को जोड़ा गया था ये पूछ रहा है ना। तो हीराकुंड जलाशय इसको जोड़ा गया था, चित्राकुंडी पक्षी अभयारण्य इसको भी जोड़ा गया था, और उसके बाद आपका ठाणे क्रीक ये इसको भी जोड़ा गया था, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके करंट का न्यूज है दोस्तों कि आप बताएं कि अभी जो लेटेस्ट जो है कौन सा जो साइट को रामसर में जोड़ा गया। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताएं कि जो ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन ये कब हुआ था। ये आपका पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप इसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि रामसर जो कन्वेंशन होता है वो कब होता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मसूर और सोयाबीन का जन्म स्थान चीन को माना जाता है, रबड़ और कहवा का जन्म स्थान ब्राज़ील को माना जाता है। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। मसूर और सोयाबीन का जन्म स्थान चीन को माना जाता है, रबड़ और कहवा का जो जन्म स्थान है ये ब्राज़ील को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? वानगंगा यमुना नदी की सहायक नदी है, ये तो कथन सही है। काली सिंध बेतवा नदी की सहायक है, नहीं, काली सिंध जो है दोस्तों ये चंबल नदी की सहायक थी, ये दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सदाबहार क्रांति के प्रेरणा कौन है? सदाबहार या आपका जो आपका हरित क्रांति है इसके प्रेरणा किसे माना जाता है? तो भारत में सदाबहार क्रांति की प्रेरणा दोस्तों MS स्वामीनाथन को माना जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहीं बात किया जाए वर्गीज कुरियन, तो वर्गीज कुरियन दोस्तों दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन को। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आर्थिक मामलों के विभाग के बजट विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है, नहीं, जो आपका जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये किसके द्वारा? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, तो पहला तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह FRBM अधिनियम 2003 के अंतर्गत अनिवार्य विवरणों में से एक है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। करेवा निक्षेप को जाना जाता है, तो ये करेवा जो निक्षेप है दोस्तों ये किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो करेवा जो निक्षेप है दोस्तों ये कश्मीर के साइड में केसर की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो करेवा है, करेवा का निक्षेप ये किसके लिए सबसे ज़्यादा उचित है? तो किसकी खेती के लिए? तो केसर की खेती के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पाद से संबंधित है? तो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गोल्डन फाइबर ये हमें जूट को कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो ये जूट को कहा जाता है। और जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे प्रथम पर है? तो जूट के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन ये वेस्ट बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो लौह अयस्क का भंडारण सबसे ज़्यादा यहाँ पर कहाँ पर है, तो लौह अयस्क का दोस्तों यहाँ पर जो आपका कारखाना है ये कहाँ पर है, लौह अयस्क। तो ये आपका मिलेगा वेल्लारी कर्नाटक में, ठीक है। वैसे और भी लौह अयस्क का जो है कारखाना और कहीं कहीं भी है, लेकिन यहाँ पर जो सूची 1 का सूची 2 से मिलान के हिसाब से लौह अयस्क जो है ये वेल्लारी कर्नाटक में है। उसके बाद तांबा दोस्तों ये आपका बालाघाट मध्य प्रदेश में। उसके बाद हीरा दोस्तों ये तो हीरा पन्ना मध्य प्रदेश में ही है, और अभ्रक नेल्लोर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेमेल का चयन करना है, देखते हैं क्या है। तो 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य, ये सही है, मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार सोन सिंह समिति के सिफारिश पर। 69वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन 12वीं सूची, नहीं, ये जो 12वीं सूची जोड़ा गया था दोस्तों ये 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, और 73वां संविधान संशोधन जो है 11वीं सूची से 11वीं सूची को जोड़ा गया था। 73वां में कौन सा सूची, तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था जो आपका पंचायत से रिलेटेड है। अब 12वां जो अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था जो आपका नगर पालिका से संबंधित है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये भी आपको सही है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान समय में 11 हैं। अब मूल रूप से पहले 10 था, लेकिन बाद में जो शिक्षा का अधिकार है जो है ये इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। इनमें से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री को छोड़कर सबसे कम दिन रहा था। तो इनमें से कौन से जो प्रधानमंत्री इनका जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा, तो चौधरी चरण सिंह का, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो जो हमारे हाउसेस हैं लोअर हाउस और अपर हाउस, इसका जो प्रधान है दोस्तों ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा यूके, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये आपका दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है ना। तो ये जो अनुच्छेद 243 है ये आपका किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। अब यहाँ पर ये पंचायती राज से संबंधित है, तो अनुच्छेद 243D, तो अनुच्छेद 243D में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 243D में दोस्तों आपका सीटों के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 243 सीटों के आरक्षण से। उसके बाद 243 के आपका दोस्तों पंचायत के चुनाव से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद सी, तो अनुच्छेद सी किससे संबंधित है, तो ये आपका पंचायत की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है, तो पंचायत की संरचना से। और उसके बाद अनुच्छेद 243E तो पंचायत की अवधि या टेन्योर से, ठीक है। तो अनुच्छेद 243D सीटों के आरक्षण से, अनुच्छेद 243 के पंचायत के चुनाव से, अनुच्छेद 243C पंचायत की संरचना से, और अनुच्छेद 243E पंचायत की अवधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में किस देश की सहायता से लागू किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है दोस्तों ये भारत में किस देश की सहायता से लागू किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से वर्ष 1952 से, ठीक है। 1952 में 2 अक्टूबर 1952 जो है ये किस देश की सहायता से लागू किया गया था, तो ये आपका ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से जो है ये लागू किया गया था। भारत में अब तक कितनी बार जो है वार्षिक योजनाएं चली हैं, कितनी बार वार्षिक योजनाएं, ये मतलब अवकाश जो हुआ कितनी बार हुआ है, तो ये 3 बार अवकाश हुआ है। सबसे पहले जो आपका कब से कब तक अवकाश होता है, तो 1966 से लेकर 1969 के बीच में पहला अवकाश होता है। उसके बाद दोस्तों ये कब, तो 1979 से लेकर आप 1979 में एक बार फिर बीच में अवकाश होता है। उसके बाद तीसरी बार जो है 1990 से लेकर 92 तक ये तीसरी बार अवकाश होता है, यानी इस समय जो है योजना अवकाश नहीं चला था। तो ये हमारा यहाँ पर दोस्तों समान अध्ययन का पोर्शन कंप्लीट होता है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों का अभी 30 में कितना मार्क्स आ रहा है ना, 30 में आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताएं। अब चलते हैं हम लोग विज्ञान की तरफ, साइंस के पोर्शन की तरफ।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य का परिसर कितनी है। तो पराबैंगनी किरणों का तरंगदैर्घ्य का परिसर कितना होता है दोस्तों, तो ये 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁷ तक होता है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेमेल का चयन कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में प्रकाश की चाल दोस्तों ये आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनका जो समतुल्य प्रतिरोध हो ये 9 ओम का हो जाए। तो 9 ओम का बनाना तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में लगा देंगे और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको सीरीज में जोड़ देंगे। तो ये आपका 6 है, ये 6 है और ये आपका 6 है, ठीक है। तो ये 6 पैरेलल में, तो 6 × 6/12 6 + 6 और ये पूरा सीरीज में तो ये +6, तो 12 × 36 6 3 9। तो ये आपका 2 गो समानांतर में और एक आपका श्रेणी क्रम में, 2 समानांतर 1 श्रेणी, 2 समानांतर 1 श्रेणी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि सही मिलान करना है। तो यंत्र और उसका यूज, तो एक्टिनोमीटर, इससे क्या मेजर करते हैं दोस्तों, तो एक्टिनोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर क्या, घूमती हुई वस्तु की गति मापन के लिए यूज किया जाता है। गायरोस्कोप, तो गायरोस्कोप से हम लोग दोस्तों गैसों के दाब मापने में यूज किया जाता है। और आपका जो है मैनोमीटर, पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी अपने अपने जगह पर मिलान किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर कुछ गलती हो गया, देखते हैं क्या कि एक्टिनोमीटर का यूज कहाँ पर है दोस्तों, तो ये सूर्य के किरणों की तीव्रता के निर्धारण में। क्रोनोमीटर जो है पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए। उसके बाद गायरोस्कोप दोस्तों ये घूमती हुई वस्तु की गति मेजर करने के लिए। और मैनोमीटर ये गैसों के दाब मेजर करने में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है सूत्र गलत है। तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये आपका गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला जो है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स G m1m2/r², और जो आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है ये आपका दोस्तों p²/2m होता है, यहाँ पर सिर्फ m लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरल आवर्त गति में वस्तु और कण के माध्यान्ह स्थिति से गुजरते समय के लिए कौन सा कथन सत्य है। ये आपका सिंपल मोशन हो रहा है, सिंपल पेंडुलम मोशन हो रहा है। तो जब यह कोई वस्तु यहाँ से इस मध्यान्ह स्थिति से गुजरेगा तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन होता है, तो वहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, आपका जो यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और उसका त्वरण 0 हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। तो मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होने का कौन सा प्रक्रिया होता है यहाँ पर, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जल के अपघटन से कौन सा ऊर्जा निकलता है, तो जल अपघटित होकर ये दोस्तों जल का जब अपघटन होता है तो वहाँ पर जो है ताप ऊर्जा निकलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में कितना प्रतिशत क्रोमियम होता है, तो ये 15% होता है स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम। निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग आंसू गैस में होता है, तो आंसू गैस में अमोनिया NH3 का यूज होता है, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन किसमें नहीं होगा, तो ये आपका केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सच्ची या ट्रू फिश है, तो ट्रू फिश यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो ये सी हॉर्स हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सही सुमिलित नहीं है, सही सुमिलित कौन नहीं है, तो लहसुन, ये तना इसका रूपांतरण है। मटर का ये रूपांतरण फल नहीं है दोस्तों, ये मटर का जो रूपांतरण है वो किससे है, तो ये पत्ती से होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बाकी लौंग फूल से और चुकंदर जड़ से इसका रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरोल कहा जाता है? तो एग्रोकैल्सीफेरोल दोस्तों ये विटामिन D2 को कहा जाता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाग में मानव हार्मोन इंसुलिन कहाँ से? पेनक्रियाज के बीटा सेल से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिटनस रोग को हम किस नाम से जानते हैं? तो टिटनस रोग को दोस्तों हम लोग लॉकजाई या धनुष टंकार रोग से जानते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉकजाई या धनुष टंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ट्यूमर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप का यूज किया जाता है? तो आर्सेनिक, और जो आपका कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। रेडियस अल्ना ये कहाँ शरीर के कौन से भाग में पाया जाता है? तो रेडियस अल्ना जो हड्डी है ये दोस्तों हाथ में पाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्फा कैरेटिन एक प्रोटीन है जो प्राप्त होता है, जो उपस्थित होता है। तो अल्फा कैरेटिन दोस्तों ये आपका जो है नाखून, बाल और त्वचा के जगह मिलता है। तो अल्फा कैरोटीन कहाँ? तो नाखून, बाल और आपका त्वचा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हाइपरटेंशन कितना रुधिर दाब से ज़्यादा होने पर कहा जाता है? तो आपका जो हाइपरटेंशन है दोस्तों ये आपका 150/90 mmHg हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉर्मल आपका जो है कितना रहता है? 120/80 होता है, तो ये आप याद रखिए नॉर्मल। बाकी अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो ये आपका हाइपरटेंशन, इससे कम होगा तो आपका तो यहाँ से हम लोग का दोस्तों ये क्या है, मैथ का क्वेश्चन आ रहा है। तो मैथ का क्वेश्चन को दोस्तों मैथ और रीजनिंग का हम लोग छोड़ देते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए कल सेपरेट वीडियो लाएंगे हम, क्योंकि अगर इसमें हम लोग करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग के लिए हम लोग कल का जो वीडियो है उसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। इसके बाद हम लोग है जो है अब कंप्यूटर का पोर्शन है, ठीक है। तो चलिए अपने अब कंप्यूटर का पोर्शन में आ जाते हैं हम लोग। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक दोस्तों ये विजय भटकर को कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला सुपर कंप्यूटर 1991 सीडेक पुणे के द्वारा जो है बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिना तार के माउस के कीबोर्ड का विकास, मतलब वायरलेस माउस का जो है कब बना? तो वायरलेस माउस जो है ये दोस्तों वर्ष 2003 में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली मेट्रो में प्रयुक्त टोकन या कार्ड किस तकनीक पर आधारित है? तो ये जो दिल्ली मेट्रो है वहाँ पर टोकन या कार्ड ये दोस्तों ये जो है किस तकनीक पर या किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? तो ये NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? तो जो भी हम बोल रहे हैं उसको टाइप करने वाला जो है ये क्या कहलाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो बोले हुए शब्दों को टाइप करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिक्टाफोन, ठीक है। बोले हुए शब्दों को टाइप करने का यंत्र क्या है? तो ये डिक्टाफोन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सुपर कंप्यूटर है और ये किस देश का है? तो फुकाकू आपका जापान का है और विश्व का चौथा सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है। सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर विश्व में कौन है दोस्तों? फ्रंटियर किस देश का है? तो USA का है। समिट भी ये दोस्तों किसका? तो समिट भी USA का है। HP C5 ये आपका इटली का है और दमन ये सऊदी अरब का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कैनर डैश स्कैन करता है। तो स्कैनर आपका दोस्तों पिक्चर, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट ये सभी को स्कैन करता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का क्लाउड सिस्टम और सेवाओं को संगठन के समूह के द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो ये किस प्रकार के क्लाउड सिस्टम को? तो ये सामुदायिक क्लाउड सिस्टम को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। C++ क्या है? तो C++ दोस्तों आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन आपको कहीं कहीं पर ये मिड लेवल लैंग्वेज भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो अगर मिड लेवल मिलेगा तो मिड लेवल मारिए, नहीं तो हाई लेवल लैंग्वेज मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी कोड में संख्या 7 को लिखी जाएगी। तो बाइनरी कोड में आपका जो है जो ये नंबर है 7 है, इसको कैसे लिखेंगे? तो बाइनरी आपका दोस्तों बेस 2 पर चलता है, तो इसको बस लिखने के लिए आप क्या करना है कि 1 1 इस तरह से लिख देना है। उसके बाद 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 इस तरह से इसको लिखेंगे। अब क्या कितना लिखना है? कितना लिखना है? 7 लिखना है। तो 7 लिखने के लिए किसका किसका कम्बिनेशन होना चाहिए? तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0 1।
2 का पावर 2, सॉरी 2 का पावर 2 और 2 का पावर 0 1, तो आपको कितना लिखना 7, तो 4 2 6 1 7, ये मतलब तीनों का हो जाएगा, यानी 111 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविज़न ट्रांसमिशन किसका उदाहरण है? तो टेलीविज़न ट्रांसमिशन दोस्तों ये जो देखिए इस तरह का कम्युनिकेशन जिसमें आप सिर्फ रिसीव कर सकते हैं सिग्नल लेकिन भेज नहीं सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंपलेक्स। तो टेलीविज़न ट्रांसमिशन में भी यही होता है, यहाँ से बस हम लोग सिग्नल को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग जो है सिग्नल भेज नहीं सकते हैं, तो ये किस तरह का हो जाएगा, सिंपलेक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है? तो हम लोग किसको जो है नेटवर्क पर शेयर नहीं कर सकते हैं, तो प्रोसेसर को शेयर नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट डैश स्विच नेटवर्क है, तो इंटरनेट किस तरह का स्विचिंग नेटवर्क है, तो ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोम में क्रैशेड सामग्री को अनदेखा करते हुए वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी यहाँ सीधा से सीधा पूछ रहा है आपका दोस्तों, रीलोड या रिफ्रेश। रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो F5, ठीक है, फंक्शन 5 का यूज करते हैं। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, तो वीडियो मेल के थ्रू हम लोग ग्राफिक्स, वीडियो और वीडियो मैसेजेस ये सभी भेज सकते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक डेटाबेस डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है, तो डेटाबेस डिक्शनरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेटा डेटा रिपोजिटरी कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का रूप ही कहलाता है, तो डेटा को एक स्थान से दूसरे तक पहुंचाने का जो रूप है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर की कैपेसिटी और कंपेटिबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो हम लोग एक्सटेंडेड कार्ड यूज करते हैं, विस्तार कार्ड, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो कंप्यूटर का CPU यहाँ पर जो एक फ़ैन लगा होता है तो उसके द्वारा, तो यानी पंखा के द्वारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट को उसमें अगर हमको पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ना तो कहाँ पर आते हैं दोस्तों, तो इंसर्ट से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंसर्ट मेनू से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जो है परत चढ़ा रहता है, तो चुंबकीय डिस्क में आयरन ऑक्साइड का परत चढ़ा रहता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने झारखंड के पोर्शन की तरफ आते हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, तो राजमहल ट्रैप का निर्माण आपका ज्वालामुखी या लावा से हुआ, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिला में अवस्थित है, तो कौन सा जलप्रपात दोस्तों पलामू में स्थित है, तो कुंडा जलप्रपात, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है, तो रक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका दोस्तों कोल्हान के क्षेत्र में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बांस का संसाधन का विस्तार है, तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में जो बांस का संसाधन है दोस्तों ये 3717 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत या फैला हुआ है। झारखंड राज्य के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन है, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कहाँ पर, पलामू में। अगर पूछा जाए दूसरा कहाँ पर, तो दूसरा सबसे ज़्यादा हजारीबाग में और तीसरा सबसे ज़्यादा गिरिडीह में, ठीक है, तो ये तीनों जो है मक्का के उत्पादन में अग्रणीय हैं। झारखंड में सिंचाई के निम्न साधनों पर विचार कीजिए, तो झारखंड में जो है अधिक से कम, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके थ्रू होता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई ये कुआँ के थ्रू होगा। कुआं के बाद आपका दोस्तों तालाब के बाद आपका नहर, ठीक है, तालाब के बाद आपका नहर के बाद आपका नलकूप, यानी जो यहाँ पर होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झार पार्क के तहत शामिल निम्न से कौन सा पार्क जो है रांची में अवस्थित नहीं है, सिद्धू कान्हू है, बिरसा मुंडा है, ऑक्सीजन पार्क है, अम्बेडकर पार्क ये रांची में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक आवेश जो है इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ, खुला सूर्य मंदिर ये तो मिला, बड़े पत्थरों का आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र ये भी मिला, शैल चित्र दीर्घा ये तो मिला ही है, तो ये कब्रगाह के अवशेष यहाँ से नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है, तो झारखंड का जो उल्लेख है पुंड्र नाम से किस ग्रंथ में किया गया है, तो ऐतराय ब्राह्मण में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था, तो अकबर ने जो है झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए किसको भेजा था, अपना सेनापति शहबाज खां को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है,
तो रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां यहाँ 54वां लिखा है, ये 53वां अधिवेशन होता है 1940 ईस्वी में। तो पहला ही कथन यहाँ पर गलत हो गया। यह झारखंड में कांग्रेस का पहला और एकमात्र अधिवेशन था, ये तो यहाँ पर सही है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संथालों का निवास स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो संथालों के निवास स्थान को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? तो दामिने को कहते हैं। एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वज की हड्डी दबी होती है क्या कहलाता है? तो मुंडा जनजाति की जहां पर पूर्वजों की हड्डी दबी होती है उसे शासन कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से झारखंड के जनजातियों की कौन सी भाषा द्रविड़ समूह से बिलोंग करती है? तो द्रविड़ समूह से कौन कौन आ जाएगा दोस्तों? कुडुख और मालतो, ये दोनों आ जाएगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका मुंडारी या आपका किस में? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक में आ जाएगा। मुंडारी लोक कथा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो मुंडारी लोक कथा जो है ये दोस्तों जगदीश तिरुगनायत के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदुचानंद को पहली बार किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? तो संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदुचानंद को उड़िया भाषा में प्रकाशित किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडलीय क्षेत्र है? तो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडलीय क्षेत्र उत्तरी छोटा नागपुर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बेमेल का चयन करना, कायनाइट ये कौन सा क्षेत्र से? तो लिप्साबुरु, ठीक है, कायनाइट तो लिप्साबुरु में है। एस्बेस्टस आपका पूर्वी सिंहभूम और आपका सरायकेला खरसावां। ग्रेनाइट रांची। डोलामाइट दोस्तों ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो पलामू और गढ़वा के क्षेत्र में। डोलामाइट पलामू और गढ़वा, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है? तो झारखंड में जो सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है और स्थानीय भाषा में इसे डिबरा कहा जाता है, ठीक है। माइका तो इसका इंग्लिश नाम है, बाकी इसको स्थानीय भाषा में डिबरा कहा जाता है। और ये आपका सबसे लो क्वालिटी का है। अगर हाई क्वालिटी का तो रूबी अभ्रक सबसे हाई क्वालिटी का है। झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा स्थान कांच उत्पादन हेतु जाना जाता है? तो कतरास, अम्बोना और कांद्रा, ये सभी जो है कांच के उत्पादन के लिए। और सबसे बड़ा जो है आपका कांच का ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो भुरकुंडा में है ना, भुरकुंडा में। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास किस जिले में किया गया था? तो भारत में जो आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का जो प्रथम प्रयास है ये धनबाद में किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। टेल्को का पूरा नाम क्या है? तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हो गया? तो ताना भगत जो आंदोलन दोस्तों यहाँ पर जो है खाने पीने को लेकर, कुछ लोग जो है मांस के खाने को समर्थन करते हैं और कुछ लोग जो है मांस को खाने को नहीं समर्थन करते हैं। तो उसी को लेकर जो है ताना भक्तों में जो विभाजन हो जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर सिंह महली के मुखबिर पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया था? तो जमकोबाई जो है आपका चकरतापुर में, इस पर बिरसा मुंडा पर 500 रुपये का इनाम दिया गया था। भागीरथ मांझी का उपनाम क्या है? तो भागीरथ मांझी जो आपके खारवार आंदोलन के थे नेतृत्वकर्ता, ये बाबा इनका उपनाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो संथाल विद्रोह में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। नहीं, संथाल विद्रोह में जो दोस्तों 50,000 से अधिक लोग ने भाग लिया था, ठीक है। 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। मेजर बरो ने जो है संथाल विद्रोह का दमन करने में मुख्य भूमिका नहीं, तो मेजर बरो को तो संथालियों ने हरा दिया था, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा कथन असत्य है? दोनों कथन असत्य है, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत निर्धन लोगों को किस दर पर एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत निर्धन लोगों को 5 रुपये में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सा सप्लीमेंट दिया जा रहा है? तो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत जो गर्भवती महिलाओं को दोस्तों IFA रेड टैबलेट दिया जा रहा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की किस योजना के तहत कठिनतम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्गों को चिन्हित कर सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम से जोड़ना है? तो ये कौन सा योजना का इसका उद्देश्य है? तो PM डिवाइन योजना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह को किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेजा था? तो उनके कौन से शिक्षक थे? तो केनन केस ग्रेव, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है? तो सलीमा टेटे का संबंध हॉकी खेल से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से है? तो बॉक्सिंग से अरुणा मिश्रा और सुषमा कुमारी यादव, ये दोनों का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, संथाली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दोस्तों ये किन्हें मिलता है? तो सालगिया हंसदा को मिलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खूंटी जिले की स्थापना कब होता है? तो खूंटी जिले का स्थापना दोस्तों 12 सितंबर 2007 को होता है। खूंटी जिला का साथ और किस जिला का स्थापना होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल 25 रुपये सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो पेट्रोल पर जो 25 रुपये का सब्सिडी देने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया जाता है? तो ये आपका सीएम सपोर्ट योजना, सीएम सपोर्ट योजना। और ये ऐप कहाँ से इसको लॉन्च किया जाता है? तो दुमका से दोस्तों ये लॉन्च किया जाता है 2022 में, 26 जनवरी 2022 में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कुल जीएसडीपी का कितना % है? तो राजकोषीय घाटा जो है कुल जीएसडीपी का ये आपका दोस्तों 2.8% है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है, या पिंक टॉयलेट क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो झारखंड में पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है, ये दोस्तों एक ऑटोमेटिक टॉयलेट है, ठीक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में हजारीबाग का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में हजारीबाग को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का जो है झारखंड के टीम का कौन सा स्थान रहा? तो झारखंड का टीम का स्थान ये दूसरा रहता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एकलव्य विद्यालय योजना के तहत इनमें से किस वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो ये किस वर्ग के? तो अनुसूचित जनजातियों के, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सो दोस्तों ये हमारा 150 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए। अब बच गया सिर्फ मैथ और रीजनिंग, जिसका वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं, और आप लोगों को जो है 110 में कितना मार्क्स आ रहा है ये भी आप लोग अपना कमेंट नीचे बॉक्स में कर दें। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।